नमस्कार, मैं हूं अर्धेंदु मुखर्जी और फेस टू फेस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस उम्र में लोग पढ़ने की सोचते हैं, नौकरी करने की सोचते हैं, अपना करियर बनाने की सोचते हैं, उस दौरान आप राजनीति में सक्रिय थे, कैसे लगाव हुआ? अपने बारे में बातचीत करना कम पसंद करता हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन के प्रति शुरू से रुचि थी और सार्वजनिक जीवन के बाद राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में पहले संगठन का काम, फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि चुनावी राजनीति में आना पड़ा। अब वो सिलसिला चल रहा है, तो जब तक पार्टी चाहेगी वो सिलसिला चलता रहेगा। जो भूमिका दे वो निभाई जाएगी। छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं आप, तो कहीं ना कोई ऐसा इंस्पिरेशन रहा होगा आपको, कहीं से कुछ मिलता होगा ऐसा इंस्पिरेशन? छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता थे। कुरुद महाविद्यालय जब बना तो पहला चुनाव जब हम लोग लड़े थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर से ही लड़े थे। ये होगी 40 साल पहले की बात, लगभग 37-38 साल पहले की बात। तो चलता रहता था। उसके बाद धीरे से भाजपा की सदस्यता, फिर भाजपा में विभिन्न पदों पर संगठन के, फिर विधायी राजनीति, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में। बस यही है छोटी सी यात्रा। फिर पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारी दी, मंत्री 2 बार, विधायक 4 बार, और भी संगठन में आज प्रवक्ता, इससे पहले भी प्रवक्ता, प्रदेश के उपाध्यक्ष, अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी के मैं 3 साल से जो विपक्ष को मिलती है उसका चेयरमैन हूँ। तो पार्टी ने बहुत भूमिकाएं दी, निभाने की कोशिश हुई उसको। पढ़ाई में काफ़ी रुचि रही है आपकी, खुद का लाइब्रेरी भी बना रखा है, कैसे ये? इसके बारे में भी मैं प्रचार नहीं करता कि मेरी लाइब्रेरी है, मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ। जानकारी लेकिन मिल जाती है। लेकिन अपने आप को समसामयिक बनाए रखने के लिए, प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे जुड़े रहने के लिए रीडिंग हैबिट जरूरी है। और उससे समझ लो हम मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं किन्हीं भी परिस्थितियों के लिए, किन्हीं भी जानकारियों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। तो एक मेरे परिवार प्रदत्त गुण है, ये समझ लीजिए। मेरे घर में सब डॉक्टरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, ये मान लीजिए। छोटे से गांव से मंत्री तक का सफ़र जब पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अभी भी करना बाकी रह गया है? देखिए, मेरा प्री विषय एजुकेशन और ग्रामीण विकास ही रहा। दोनों तीनों में मैंने काम किया, स्वास्थ्य में भी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हैं, जो सोशल सेक्टर हैं, उसमें काम करने का अवसर मिला। और उस दौरान आज तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद जितनी योजना हमने बनाई वही योजना बनी। कोई नई योजना इस सरकार ने लॉन्च नहीं की, उससे पहले भी सरकारें थी। छत्तीसगढ़ बनने के 3 साल में कोई रूरल डेवलपमेंट के लिए योजना लॉन्च नहीं हुई थी। आज बहुत सारी योजना लॉन्च है। बहुत सारे कानूनों को संशोधन किया हमने, जिसमें 50% है महिलाओं को आरक्षण, खाद्य सुरक्षा कानून है, साक्षरता है, स्वच्छता है। इसको उम्मीदवार की हैसियत में शामिल करने वाला ये पहला प्रदेश था। तो ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना, पेशा को मजबूत बनाना, ये काम बाकी थे। ग्राम सभाओं के बारे में चिंतन करना। जब मैं आया उच्च शिक्षा में तो बहुत रीजनल अनबैलेंस थे। बस्तर, सरगुजा, जसपुर ऐसी जगह थे। शिक्षा का मतलब राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर होता था। आज की तारीख में हर नेचर की यूनिवर्सिटी है। मैंने एक दिन में 3 यूनिवर्सिटी लेजिस्लेट की थी। डॉक्टर रमन सिंह जी को जब मैंने बताया कि उच्च शिक्षा में इतना अनबैलेंस है कि देवभोग का लड़का रायपुर 220-30 किलोमीटर चल के कैसे आएगा, तो कोंटा, बीजापुर ऐसी जगहों में भी कॉलेज खोलने का सौभाग्य मिला। ITI खूब सारी खुली। तो हर नेचर की यूनिवर्सिटी आज छत्तीसगढ़ में मौजूद है। रीजनल बैलेंसेस, अनबैलेंसेस खत्म हुए। तो अब इस सरकार को चाहिए कि गुणवत्ता बढ़ाए। स्कूल शिक्षा में भी वही। जब मैं आया तो सेटअप भी नहीं था। तो
सेटअप बनाना ही एक चुनौती थी। बहुत सारी संस्थाओं का उसमें निर्माण किया, व्यापम को बनाया, ओपन स्कूल बनाए, सैनिक स्कूल खोले गए, एकेडमिक स्टाफ खोले गए, स्टाफ कॉलेज खोले गए। तो जिन संस्थाओं की ज़रूरत थी, नेट स्लेट की परीक्षाएं, छत्तीसगढ़ नेट की परीक्षाएं का केंद्र, परीक्षाओं का केंद्र छत्तीसगढ़ बने, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये अनबैलेंसेस, तकनीकी शिक्षा सभी जिलों में उपलब्ध कराई गई। अभी नए जिले बने हैं उसमें नहीं है, और उस समय जितने जिले थे उसमें तकनीकी शिक्षा भी, जैसे कांकेर थे, कोरिया थे, दंतेवाड़ा थे या जांजगीर थे, इन सब नए जिलों में हमने तकनीकी शिक्षा भी 100% सभी जिलों में कर दी थी। जैसा आपने कहा कि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में आपका मैंने आपकी विशेष रुचि रहती है और इसमें काम भी किए हैं। तो जोगी जी का शासन ले लें, आपके 15 साल ले लें, या अभी का सरकार ले लें, हालत बहुत सुधरते नहीं दिखती है प्रदेश की। रीजन देखिए कि जब तक डिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, अधिकारों का सुपुर्दगीकरण पंचायतों को नहीं होगा। आज होता यह है कि सारी सेवाएं पंचायतों को दे दी जाती है, लेकिन पंचायतों को स्टाफ भी नहीं दिए गए। हमने एक योजना बनाई थी शुरुआती साल में, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में पंचायती राज कानून को मजबूत करने में भी। बीच में 5 साल नहीं था, तो उसमें निकल गया। अब वो समय आता तो पंचायत जो भी सेवा देगी उसका शुल्क लेगी, और उस शुल्क से कर्मचारी रखे जाएंगे वहाँ, मध्य सरकार पैसे। तो आज वो डिवोल्यूशन जब तक नहीं होगा, सुपुर्दगीकरण नहीं होगा अधिकारों का, फंड फंक्शन फंक्शनरी का, तब तक पंचायती राज एक व्यापक भूमिका के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। काफ़ी मुखर रहते हैं हर क्षेत्र में, आप विवादों में भी घिरे रहते हैं। तो जानबूझकर आप ऐसा करते हैं या हो जाता है संयोगवश? विवाद क्रिएट किए जाते हैं, मैं बता दूंगा जिन विवादों में नाम रहता है उसको, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा मेरे जो कंटेंट हैं, जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है, लोकतंत्र में उसमें बहस होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, किसके साथ घूम रहा हूँ, ये विषय नहीं है। एक व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन में जो सीमा रेखा होनी चाहिए उसका सार्वजनिक जीवन में पालन किया जाना चाहिए। कई लोगों की आलोचना में वो परिपक्वता नहीं है। आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, लेकिन आलोचना में वो परिपक्वता नहीं है, जिसके कारण उसको विवाद कह लिया जाता है। विवाद से फायदा क्या है? मुझे प्रचार की जरूरत नहीं है, पार्टी ने बहुत ऊंचाई दे दी मुझको, जितने का मैं योग्य नहीं हूँ उससे ज़्यादा काम कर दिया हूँ, समझ लीजिए। 15 साल आप लोग सरकार में थे, वर्तमान 2.5 साल हो गया है, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? बेंचमार्क वाला काम इस सरकार का एक भी नहीं है 2.5 साल में जिसको वो गिना सके। 2 यूनिवर्सिटी, मैं बोलता था उन लोगों के, 2 यूनिवर्सिटी आपने बनाई हैं, शायद यही आपका आखिरी तक काम रहेगा। 3 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वो केंद्रीय योजना है जिसमें सभी संसदीय क्षेत्रों में खुलना है। जांजगीर में खुलेगा। कोई भी चीजें, नरवा घुरवा गरवा बारी गोबर खरीदी, ये सब चीजें कहीं सुनाई नहीं पड़ती। उसका मॉडल क्या है कभी चर्चा नहीं हुई, उसके बजट क्या है चर्चा नहीं हुई, अभी तक चले कैसे उस पर चर्चा नहीं हुई, और उसको किसी थर्ड पार्टी से अध्ययन नहीं कराया गया कि इसके प्रभाव क्या पड़े समाज पर, अध्ययन नहीं कराया गया। उसके बाद धान खरीदी, जब बीजेपी थी तो मार्च तक हर हाल में कस्टम मिलिंग हो जाती थी जितनी जरूरत है। 2 साल इस सरकार को हो गए। पहले साल 19-20 का धान 3,500 क्विंटल के आसपास, अब कम हो गया होगा, सड़ गए, जबरदस्ती दे रहे हैं। 1 साल के बाद वो मानक नहीं रहते खाने पीने के लिए, जानवरों के लायक नहीं है, उसको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल धान बिक नहीं रहा है, 4,000 करोड़ घाटा होगा उनको कम से कम। इस लेट लेती थी धान खरीदी शार्टेज के लिए। पूंजीगत व्यय लगातार कम हो रहा है, जो एक नए राज्य के लिए बहुत गंभीर विषय है कि आप राजस्व खर्च बढ़ा रहे हैं और पूंजीगत व्यय घटा रहे हैं। दूसरा, कर्जा, राजनीति हो सकती है। 41,000 करोड़ का कर्जा था रमन सिंह जी जब गए तब, अब वो कर्जा 80,000 करोड़ के पास, 2.5 साल और 18 साल। ये देख लीजिए कोरोना में क्या नया कदम उठाया, क्या घोषणा की उन्होंने, क्या ऐसा काम किया जिसका उल्लेख किया जा सके। भी ब्लैक फंगस आया, कोई दवाई नहीं। असली चीजें हो रही हैं वो है एक्सटॉर्शन। हर चीजें एक उद्योग का शक्ल ले चुके हैं। रेती एक माफिया उद्योग के शक्ल है, अवैध शिकार हो रहे हैं तो वो माफिया है।
वसूली हो रही है, माफिया है, उद्योग तबादला एक उद्योग बन गया है। तो छत्तीसगढ़ का हर स्तर का आदमी एक्सटॉर्शन से परेशान है। यह इस सरकार की उपलब्धि है। करप्शन, एक्सटॉर्शन और जितनी बातें मैंने कही आपको, ये इसकी उपलब्धि है। जैसा आप बोल रहे थे धान में काफी नुकसान हो रहा है, लेट होते हैं, तो इनका आरोप होता है कि केंद्र सरकार अड़ंगा लगाती है। केंद्र सरकार का क्या है, 24 लाख टन लेंगे, ये तय है। पिछली बार तो 26 लाख टन दिया था तो जमा नहीं कर पाए साल भर में, 19-20 में साल भर में जमा नहीं कर पाए। ये किस मुंह से केंद्र के ऊपर आरोप लगाएंगे? अपना परफॉर्मेंस देखें कि जो उनको कूटना है वो कूट के अपने खजाने में जमा कर लिया क्या? नान को पूरा चावल कितने दिन में दिए, ये अपना पहले बैलेंस देख लेना। तो उसमें भी अवसर देखते हैं, असल बात इसलिए लेट होता है। 20 लाख टन लगभग अभी भी धान का उठाव नहीं हुआ है, बारिश आने वाली है। मैं इसीलिए तो कहा आपको कि 4000 करोड़ का कम से कम नुकसान होगा इस साल। थोड़े दिन में वो पता लग जाएगा। तो छत्तीसगढ़ कुल मिला के बर्बादी की ओर बढ़ रहा है और कुछ नहीं। तो जल जीवन मिशन को देखिए आप, यही कैबिनेट टेंडर करती है, यही कैबिनेट टेंडर के शर्तों को निरस्त करती है, यही स्वीकृत करती है। माने कैबिनेट ने गलती की, कैबिनेट ने सुधारा, ये ऐसा प्रकरण कम दिखता। प्रधानमंत्री आवास पूरी तरह खत्म, शहरी क्षेत्र में आवास, ग्रामीण आवास जो है वो खत्म। क्या माने गरीबों की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे हैं। गोबर खरीदना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। उनसे बोले कि इनकी आय का स्रोत बढ़ गया है, ये बाइक खरीद ले रहे हैं, कार खरीद ले रहे हैं। एक आदमी ने बाइक खरीदी ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, दूसरा आज तक उदाहरण नहीं आया। गोबर खरीदी एक बड़ा भ्रष्टाचार बनने वाला है। ने कितना गोबर खरीदा, कितना रखा गया, कितना बेचा गया, कितना गोबर खरीदा, गोबर खराब हुआ, ये बताने को कोई तैयार नहीं हो। उसका आंकड़ा जारी नहीं होता। सुपर कंपोस्ट ऐसा फोटो दिखता। कौन सोसाइटी में, पूरे सोसाइटी में साल भर में हमने इस दर में इतना गोबर बेचा, आपने किसानों को भुगतान कर दिया, उसके बाद की स्थिति क्या है? और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं आप। राइस मिलर खरीदेगा तो वन विभाग खरीदेगा, जरूरत नहीं है तो भी तो ये विभाग खरीदेगा, हार्टिकल्चर खरीदेगा। तो ये उचित नहीं है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। कोरोना काल में जो यहाँ स्थिति बनी, खासकर दूसरे वेव में, कहाँ कमी रहेगी इनकी? मैं आपको आज तो टीकाकरण की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। इस सरकार ने उल्लेखनीय का काम किया है। दिवाली तक गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को चावल देने का, राशन देने का काम फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। जो 2 महीने था वो दिवाली तक कर दिया गया। गंभीर बात यह है कि मृत्यु के प्रमाण पत्र में कोरोना नहीं लिखा है। अब जो अनाथ हो गए हैं, निराश्रित हो गए हैं, उसको भी लाभ आपकी इस राजनीति के कारण नहीं मिल पाएगा। प्रधानमंत्री की योजना में आपने गरीबों के लिए, अस्पतालों के लिए क्या किया? अब मेरा उत्तर सही नहीं होगा लेकिन बोल देता हूं कि टीकाकरण करने के लिए 1 करोड़ 35 लाख को जो इनको टीकाकरण करना था, उसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया आज तक कि हम कोविशील्ड खरीद रहे हैं या कोवैक्सीन खरीद रहे हैं भारत बायोटेक से या सीरम से, ऐसा कभी नहीं बताया उन्होंने। जो पैसा वसूल किया सेस का, विधायक निधि का या कर्मचारियों को वेतन का, उसको किसमें व्यय किया बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके लिए कोरोना अवसर बन गई। 1000 करोड़ 1500 करोड़ रुपया जो भी बाजार से, कर्मचारी से, विधायकों से, इससे उससे वसूलने के लिए। इसके अतिरिक्त कोई राहत पैकेज नहीं, कोई टीकाकरण की योजना नहीं। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना, गवर्नर महोदय से मिलना, इसी तरह की जो चीजें हैं, राजनीतिक स्टंट, सौसेबाजी, नाटक इज इक्वल टू कोरोना से, कोरोना का प्रबंधन बराबर कांग्रेस। दूसरे वेब जो आया था कोरोना का, भयावह स्थिति हो गई थी छत्तीसगढ़ की, उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? भाई मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जो मानता हूं कि हमको सजग रहना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए। दूसरी बात, इसके सही कारणों का पता नहीं चले तब तक इससे संबंधित चीजों का सरकार को स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखना चाहिए। जैसे पोस्ट कोविड है, यदि ब्लैक फंगस मान लो, तो सरकार अभी असफल है उसमें। तो जो इनके साइड इफेक्ट हैं पोस्ट कोविड के लिए भी, जब तक सारे तरह के वेरिएंट पता न लगे
तब तक उसके लिए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगहों में तैयार रखना चाहिए। पहली बात जो मैंने कही, हम सबको सावधानी, तो 1 अरब 30 करोड़ के देश में किससे किससे अपेक्षा की जाएगी, लेकिन हम सब मिलेंगे यदि और करेंगे तो निश्चित रूप से कोई चीजें कठिन नहीं होंगी। जैसे भाजपा का अक्सर आरोप रहता है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, गुटीय राजनीति भाजपा में भी गाये बगाए सामने आ जाती है। हाल में आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप भाजपा के नेता को, वो गुटी राजनीति नहीं थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो मुझे सूचना मिलनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए, उसमें किसी न किसी तरीके से लेट हुआ। इसके कारण मैंने उनको कहा वो गुटी राजनीति नहीं थी, एक महत्वपूर्ण बैठक की सूचना पर थी। गुटी राजनीति का जहाँ तक सवाल है, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी थे, देश में निर्विवाद रूप से भारत को आगे ले जाने का काम, अपने लक्ष्यों को पाने का काम, घोषित लक्ष्यों को पाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि 2.5 साल का मामला क्या है। कांग्रेस की गुटी लड़ाई इसी से स्पष्ट हो जाएगी। बाबा जी कुछ कह रहे हैं तो कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, पर ये आग है। मैंने शपथ ग्रहण के दिन से चल रहा है कि 2.5 साल का समझौता, और जो स्थिति स्वास्थ्य में खराब हुई, मैंने मुख्यमंत्री जी बैठक लेते हैं उसमें मंत्री जी नहीं होते, बजट कितना दिया गया तो सीधे दे दिया गया, मंत्री को नहीं मालूम, मंत्री को बाद में प्रेस से या पेपर से पता चलता। तो ये जो चीजें हैं वो सीधे दिखती। 15 साल आप लोगों ने राज किया, उसके बाद चुनाव में सिमट गई बीजेपी बिल्कुल। अब आने वाले चुनाव में कैसी तैयारी होगी, क्या उन भूलों को कैसे सुधार की जाएगी? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पर मानता हूं कांग्रेस जीती नहीं है, हम हार गए। 15 साल में कांग्रेस भ्रम में है कि मैं जीता हूं करके, जीती नहीं है, हम हार गए हैं। एक, छत्तीसगढ़ में 4थी बार सरकार भाजपा की बने, जिस दिन से रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से भाजपा उसके लिए तैयारी कर रही है। देखो, कांग्रेस का आत्मविश्वास उसी से दिखता है कि शहरी जो चुनाव है उसको उन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया, पार्षद लोग मेयर चुनेंगे, डायरेक्ट चुनाव को। उपचुनाव अमूमन सरकार के पक्ष में जाते हैं, मान लेते हैं। तो पहले दिन से, जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से भाजपा तैयार है। हमारी गतिविधियां आपको कम ज्यादा इसलिए दिखेंगी कि कोरोना काल है। कोरोना काल में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें बाद में है। जीवन की रक्षा पहले, बाकी समाज की रक्षा पहले, बाकी चीजें बाद में। ये 15 साल सिर्फ विकास की बात हुई है आप लोग के शासन में, लेकिन क्या जनता ने विकास को नकार दिया? 3 बार लगातार मैंडेट मिलना बहुत होता है साहब। बहुत अच्छा काम करें तो भी ऐसा लगता है कभी इसको देख लें करके, और लगातार 3 बार मैंडेट कांग्रेस को नहीं मिला है कभी मध्य प्रदेश में। हर 8-10 साल में वो इधर उधर हो गई थी। 56 में बना, 67 में संविधान शासन आ गई, 77 में जनता पार्टी आ गई, फिर 90 में आ गए हम, फिर 2003 में आ गए, तो उसको मैंडेट नहीं मिला है उतना 15 साल लगातार का। चलिए, ये थे हम पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी। आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में एकजुट होकर ये लड़ेंगे, गुटीय राजनीति को ये नकार रहे हैं। हालांकि गाहे बगाए कहीं ना कहीं उभर कर कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर से एक नए शख्स के साथ मुलाकात होगी और चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।